हेलो एवरीवन। आज हम आप सबको पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर 2 कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में छपने वाले हैं दोस्तों। जो आने वाले पेपर होंगे 28, 29, जो आज का पेपर हुआ है, जो कल का पेपर होगा दोस्तों, यह क्लास आप लोग देख जाइए। आने वाले समय जो एग्जाम होंगे सीटेट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सबको देने जा रहा हूँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन का। आज का पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन है। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डिप्थीरिया, टांसिलाइटिक, या फिर अतिसार, या फिर खसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अतिसार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिसार हो जाएगा। अतिसार एक दोस्तों जल जनित रोग है। क्या है दोस्तों, आप लोग मैं पॉइंट्स में बताते भी चल रहा हूँ। अतिसार क्या है दोस्तों, अतिसार जो होता है यह क्या है, एक जल जनित रोग है। एक जल जनित रोग है। क्या है दोस्तों, एक जल जनित रोग है। आप लोग प्लीज इसको नोट्स भी करते चलिएगा। अतिसार एक जल जनित रोग है दोस्तों, जो दूषित जल पीने से होता है। यह किसके कारण होता है दोस्तों, दूषित जल पीने से होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, दूषित जल पीने से होता है। यह दोस्तों क्या होता है, दूषित जल पीने से होता है दोस्तों। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसे इसे डायरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह किससे होता है दोस्तों, दूषित जल पीने से होता है। अतिसार एक जल जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ताकि वे पर्यावरण सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ग्रीन ओलंपियाड, वैन महोत्सव, या फिर पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रीन और ओलंपियाड होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका आयोजन TERI कहाँ पे होता है दोस्तों, TERI पे होता है। TERI यह दोस्तों संस्था इसकी प्रतियोगिता कराती है दोस्तों, किसकी, पर्यावरण जागरूकता की। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं बता दूं दोस्तों, द एनर्जी। आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, यह ट्राई का क्या हो जाएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों। यह किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, द्वारा किया जाता है। मैं आप सब यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों यह किया जाता है। ठीक है, कौन दोस्तों, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, प्रतियोगिता कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 जून को, 5 जून को, 2 जून को, 20 जून को। कौन मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 जून हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों को मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके हमको बताइए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उसके मानसिक में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। किसमें दोस्तों, गैर शैक्षिक गतिविधियों में, गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए, शामिल किया जाए।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रिया में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या दोस्तों, किसको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या दोस्तों, मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों, किसको, भारत के नागरिकों को। ठीक है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्या हो सके दोस्तों, सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है दोस्तों, यह अधिकार जो होता है वह राज्य के विरुद्ध होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है। क्या दोस्तों, आयाम विषय शामिल नहीं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें, व्यावसायिक शिक्षा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया था। कौन कौन से दोस्तों, कब दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कब दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा ठीक दोस्तों, 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र, ठीक है दोस्तों, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र भी। और कौन सा दोस्तों, अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था दोस्तों। और व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। जो यह व्यावसायिक शिक्षा है दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह व्यावसायिक शिक्षा जो होता है दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। तो किसकी नहीं की जा सकती दोस्तों, स्वास्थ्य, योग, संगीत, उपयुक्त सभी। तो किसको नहीं की जाती, उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य भी है, योग भी है, संगीत भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्यपरक हो। क्या हो दोस्तों, अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो क्या दोस्तों, तथ्यपरक हो। ठीक है, तथ्यपरक हो। ठीक दोस्तों, क्या हो, तथ्यपरक हो। और मूल्य परक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। स्वास्थ्य, योग और संगीत मूल्य परक पाठ्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, ये सब तीनों क्या है दोस्तों, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। ठीक है, मूल्य परक पाठ्यक्रम है। प्लीज़ यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लगा के जाइए और क्लास को देख के जाइए, अच्छे से आप लोग क्लास को देख के जाइए। ठीक है, स्वास्थ्य, योग और संगीत यह सब क्या दोस्तों, मूल्य परक पाठ्यक्रम है जो तत्परक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन संरक्षण। तो कौन नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का संरक्षण। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, वाटर कंजर्वेशन जो होता है दोस्तों, पर्यावरण समस्या नहीं है। इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, वाटर कंजर्वेशन दोस्तों पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। या दोस्तों क्या है, पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। क्या दोस्तों, बढ़ाने में सहायक है। ठीक दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने में दोस्तों यह सहायक होता है दोस्तों। और वे सभी कार्य जिसमें पर्यावरण का हास्य होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन आदि। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जल का विनाश, भूमि अपरदन और
वनों की कटाई, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बंदरगाह दोस्तों, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा और भूमिवरित चारों ओर से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो यह कौन सा हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, यह कौन सा बंदरगाह हो सकता है दोस्तों? तो विशाखापट्टनम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती है। भारत के पूर्वी तट पर, यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों, और सबसे गहरा भी है। ठीक है दोस्तों, सबसे गहरा भी है, सबसे गहरा भी है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे गहरा भी है और भूमिवर्ती बंदरगाह है दोस्तों। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। यह दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, माल की निर्यात की दृष्टि से दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, किसके दोस्तों, माल की निर्यात से, माल के निर्यात की दृष्टि से, माल के निर्यात दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, माल के निर्यात दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गैस ग्रीन गैस और गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या दोस्तों, CO2, जो CO2 होता है हमारा दोस्तों, ठीक है, यह हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। इसके लिए दोस्तों हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं दोस्तों। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों में, घरेलू ईंधन से और औद्योगिक संस्थानों से होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये कहाँ से निकलता है, वाहनों से, ठीक है, और कंपनियों से। कहाँ दोस्तों, वाहनों से और कंपनियों से, या फिर औद्योगिक, मतलब जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो दोस्तों वहाँ से। ठीक है, औद्योगिक संस्थानों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कौन सा दोस्तों जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, खनन अवशिष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, खनन अवशिष्ट हो जाएगा। यह खनन अवशिष्ट क्या, इनमें से जल प्रदूषण नहीं है। जो कि औद्योगिक अवशिष्ट कचरा आप जल में फेंकेंगे, यह भी है, रेडियोधर्मी भी है, कृषि जनित कचरा भी है। ये सब तीनों क्या है दोस्तों, ये सब तीनों हैं, जबकि खनन अवशिष्ट नहीं है, जल प्रदूषण स्रोत नहीं है। कौन है, खनन अवशिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है। तो कौन जारी करता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी, कौन जारी करता है दोस्तों? मैं इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, इसमें जो वाटर पॉपुलेशन होता है दोस्तों, जो इसमें वाटर पॉपुलेशन होता है दोस्तों, ठीक है, यह जल प्रदूषण का स्रोत है दोस्तों। शहरों व कस्बों के मकान से निकला जैसे मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है दोस्तों। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, DDT, क्या बोलते हैं हम उसको, DDT बोलते हैं उसको, आदि खनन अवशिष्ट का जल प्रदूषण स्रोत नहीं है, जबकि अन्य जल प्रदूषण स्रोत के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है दोस्तों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ये केंद्रीय जल फोर्स है, यह जल संसाधन विभाग है, ये उपयुक्त सभी नहीं। तो कौन करता है दोस्तों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का कार्य कौन करता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जल संसाधन के रख रखाव ग्राम पंचायत करता है दोस्तों, यस करता है। स्कूलों का निर्माण करता है, यस करता है। BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करता है दोस्तों, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, कौन शामिल है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सुरक्षा, वनों की अग्र दुर्घटना, या फिर उपयुक्त सभी? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो बाढ़ एवं सूखा, क्या है दोस्तों,
बाढ़ बाढ़ एवं सूखा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बता दूं मैं, पर्यावरण अपघटन के कारण दोस्तों जलवायु या फिर क्लाइमेट में परिवर्तन होता है। किसके कारण दोस्तों, मैं बता दूं 1 मिनट, किसके कारण दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण क्लाइमेट, ठीक है दोस्तों, क्लाइमेट में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा आदि ये सब हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कौन है दोस्तों, इसमें से कौन सा राज्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कौन सा प्रदेश है इसमें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन सा राज्य है, राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों, राजस्थान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, नीली क्रांति किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो किससे दोस्तों नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। और चीज़ें मैं एक चीज़ और आप सबको यहाँ नोट करा दे रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी नीली क्रांति है, ठीक है, नीली क्रांति आप लोग जान के किससे है, और श्वेत क्रांति, 3 क्रांतियाँ हुई थी। श्वेत क्रांति किससे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और इंद्रधनुष क्रांति कौन सी दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति, ये किससे दोस्तों, ये सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। और हरित क्रांति, एक और क्रांति है दोस्तों, हरित क्रांति किससे दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से। किससे दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से। इसको प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, इंद्रधनुष सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप है। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो कौन नहीं है मानव पर्यावरण का घटक दोस्तों, धर्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं, तो कौन होती हैं दोस्तों, अग्रेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है दोस्तों, अग्रेय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अग्रेय। और एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के दोस्तों जो फलस्वरूप निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से उपस्थित लावा के बाहर आने को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी की संज्ञा दी है। किसके दोस्तों, ज्वालामुखी की संज्ञा दी है। ज्वालामुखी कहते हैं। जो अंदर से दोस्तों आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ निकलती है उसको क्या, किसका स्वरूप दिया दोस्तों, ज्वालामुखी की संज्ञा दी है। ठीक है, और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को हम लोग मैग्मा भी कहा जाता है। जो दोस्तों ज्वालामुखी से निकलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी मैग्मा बाहर आता है दोस्तों, वो ठंडा हो जाता है और पश्चात आग्नेय सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब मैग्मा दोस्तों बाहर आता है दोस्तों, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ अच्छे से, यह जब बाहर आता है दोस्तों, यह ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसी से क्या बनता है दोस्तों, अग्नेय बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अग्नेय बनता है। आप लोग समझ गए होंगे, जब पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलती है उसको हम लोग, जो लावा निकलता है उसमें से हम लोग उसको ज्वालामुखी कहते हैं, और उसमें से निकलने वाली लावा को हम लोग मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब वो मैग्मा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग अग्नेय बनता है। क्या बनता है, उससे अग्नेय बनता है, उसको हम लोग अग्नेय कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओजोन हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3 का अणु का निर्माण हुआ है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से। ठीक है दोस्तों, ओजोन का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन, मैं यहाँ नोट कराते चला हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3 अणु का निर्माण होता है। O3 अणु का निर्माण होता है।
है। ठीक है दोस्तों, ओजोन गैस का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओजोन गैस का एक स्तर, ओजोन गैस का एक स्तर जो होता है दोस्तों वह कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। प्लीज़ इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल वाष्प और वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ, जलवाष्प। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जब जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में दोस्तों ऊपर से उठती हुई और वह निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है तो उसे हम वर्षा का रूप कहते हैं, पृथ्वी पर वह आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जल में, जलवायु में, या फिर गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुव जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशा सरोडिम इनमें से किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कपास को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कपास। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, कपास को रेशा सरोडिम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे खा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को, मंगल को। तो किसे खा जाता है दोस्तों? शुक्र को खा जाता है। हमारा आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी है। तो मैं आप सबको बता दूं, पृथ्वी जो है दोस्तों, अर्थ का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अर्थ को जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है दोस्तों। यह जो पृथ्वी के बराबर क्या है दोस्तों? शुक्र आकार में बराबर है। यह ग्रह सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है दोस्तों, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। इसलिए इसे दोस्तों सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। इसलिए इसे दोस्तों सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों। यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बता दूं, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। ये किसे है दोस्तों? तिब्बत का पठार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, तो तिब्बत का जो पठार है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, यह जो तिब्बत पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 4500 मतलब 4500 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है दोस्तों। और यह दोस्तों 14800 फीट 14800 फीट है दोस्तों। ठीक है, और तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। इसे दक्षिण में हिमालय पर्वत की श्रृंखला से लेकर उत्तर की तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह पठार 1 किलोमीटर लंबा है और 250 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और 250 किलोमीटर, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, 250 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और 250 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। इसके इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों। कितने पर्वत पाए जाते हैं? 14 सबसे लंबे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है तो भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है, भूस्खलन है। तो मानव निर्मित या फिर मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो रासायनिक आपदा है। मानव निर्मित क्या है दोस्तों? रासायनिक आपदा जो है दोस्तों, यह मानव इसको बनाता है। भूकंप जो है और सुनामी, ये सब क्या तीनों क्या दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी? भूकंप है, सुनामी है और भूस्खलन, ये सब क्या है? तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। और रासायनिक आपदा दोस्तों यह मानव निर्मित है। यह क्या दोस्तों? मानव निर्मित है। ठीक है, यह मानव निर्मित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपदा कब हुआ दोस्तों? दिसंबर
दिसंबर 1984 में। कब हुआ दोस्तों? यह आपदा कब हुई थी? दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, जिसमें वहाँ के पेट्रो रसायन कंपनी, कौन सी कंपनी थी दोस्तों? पेट्रो रसायन कंपनी थी, और बड़ी मात्रा में दोस्तों वहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दोस्तों? MIC है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MIC है। जो गैस लीकेज हो गई थी, उस गैस लीकेज होने की वजह से दोस्तों वहाँ बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो कौन सी गैस दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी गैस दोस्तों? तो कौन सी गैस दोस्तों नहीं सम्मिलित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नाइट्रोजन, CO2, मीथेन और नाइट्रस। तो कौन नहीं दोस्तों? नाइट्रोजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि इससे उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है दोस्तों, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, पहले आप लोग ये जान लीजिए। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों। जैसे ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कौन कौन सी गैस आ जाएगी दोस्तों? CO2 आ जाएगा आपका, ठीक है, मीथेन आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, CH4 मीथेन आ जाएगा, और NO2 आ जाएगा, ठीक है, और CFCS आ जाएगा दोस्तों। जबकि नाइट्रोजन N2 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न होती। नाइट्रोजन से दोस्तों गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है क्या भूमध्य रेखीय पतझड़ वन, कोड़धारी वन, मैग्रोव वन? तो कौन हो रही है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। मैग्रोव वन हो रही है दोस्तों। मैग्रोव वन हमारा आंसर, ये वन है दोस्तों। मैग्रोव वन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समुद्री प्रदूषण के कारण दोस्तों मैग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, मैग्रोव वन क्या होने लगते हैं दोस्तों? नष्ट होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यह नष्ट होने लगते हैं क्योंकि मैग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं। यह कहाँ पे उगते हैं दोस्तों? खारे जल में उगते हैं। खारे जल में उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं दोस्तों? यह खारे जल में उगते हैं। ठीक है, और इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ज्वारीय वन भी कहते हैं दोस्तों। इसलिए जल प्रदूषण, वाटर पॉपुलेशन का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। ठीक है, इन पर भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ यह प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरी क्लास को अच्छे से आप लोग देखिए। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।